नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान टेक्निकल हेल्पर भर्ती 9 फरवरी से ऑनलाइन फॉर्म इसके स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको पहले ही क्लियर कर लेनी चाहिए ताकि बाद में प्रॉब्लम नहीं आए। मात्र 20 दिन का समय मिलेगा फॉर्म अप्लाई करने के लिए, इसलिए माइंड को पहले से ही सेट रखना ज़रूरी है। आइए आज हम कुछ डाउट ऐसे हैं जिन पर आपके साथ चर्चा करते हैं। मोस्टली सर्टिफिकेट को लेकर, डेट ऑफ बर्थ को लेकर, एज को लेकर बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में है, अदर स्टेट वाले ज़्यादा कन्फ्यूजन में है। मैं एक बार फिर सारी चीज़ें इस वीडियो से क्लियर करने वाला हूँ। महिलाओं के लिए कोई सीट नहीं है। मेल कैंडिडेट को इसमें कोई फ़ायदा या नुकसान, महिलाओं को फ़ायदा या नुकसान क्या है, बात करेंगे। दिव्यांग जो है यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड जो है या पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWBD वाले जो हैं, इन सब की मैं बात करूंगा कि क्या क्राइटेरिया इनके लिए रखा गया है। यदि आप एक महिला अभ्यर्थी है तो ये वीडियो लास्ट तक देखना। यदि आप एक दिव्यांग व्यक्ति है तो वीडियो लास्ट तक देखना। यदि आपको सर्टिफिकेट से रिलेटेड, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम, इन सब से, तो ये वीडियो लास्ट तक देखना। मेरे दोस्त, रिक्वेस्ट है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, इसके बाद किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आइए ज़रा चर्चा शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन करूंगा, वीडियो लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पर बहुत सी चीज़ें आपके लिए अपलोड है। इतना मटेरियल है कि टेक्निकल 100% कवर हो जाएगा आपका। फिर भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा ऐप डाउनलोड ज़रूर करें। ऐप में हर मंडे फ्री टेस्ट होता है और कंप्लीट पेड कोर्स भी अवेलेबल है। आप चाहें तो कोर्स भी ले सकते हैं। ऑल इंडिया एग्ज़ाम के लिए वो सूटेबल रहेगा। एक टेक्निकल हेल्पर ही नहीं, टेक्निकल हेल्पर के प्री और मेन दोनों में वो काम आएगा। आइए ज़रा भर्ती की बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात इसमें यही कर रहा हूँ, वुमेन रिजर्वेशन की बात कर रहा हूँ। महिलाओं के लिए इसमें कोई सीट नहीं है। ध्यान रखना, विद्युत वितरण वाले महिलाओं को कोई सीट रिजर्वेशन नहीं देते हैं। और जब 2013 के अक्टूबर में वैकेंसी आई थी, उस समय मेरे एक जानकार है, उन्होंने RTI भी लगाई थी। रिप्लाई दिया गया कि हम महिलाओं को पोल पर नहीं चढ़ा सकते, लाइन नहीं खिंचवा सकते, ट्रांसफार्मर महिलाएं रिप्लेस नहीं कर सकती या ट्रांसफार्मर पर चढ़कर काम नहीं कर सकती। इस तरह का तर्क दिया उन्होंने, लेकिन हम इसके अगेंस्ट है। देखो, हर कैटेगरी का, हर मतलब वर्ग का आपने जब कोटा डिसाइड किया है, आरक्षित किया है, तो महिलाओं को आरक्षित करना ज़रूरी है। एक तरफ आप कहते हैं इक्वलिटी की बात करते हैं, महिला पुरुष समानता की, दूसरी तरफ आप खुद ही अंतर कर रहे हैं कि महिलाएं चढ़ नहीं सकती। तो ये एक डिफरेंस है। महिलाएं चाहे तो इस पर किसी से सजेशन ले सकती है, राय ले सकती है और वो अपना डिसीजन लेवें, क्योंकि सीटें रिजर्व होने से महिलाओं को बेनिफिट होता है। अब ओपन कंपटीशन आपको फाइट करना है एक मेल कैंडिडेट की तरह, तो कंपटीशन आपके लिए थोड़ा टफ होगा। इससे मेल कैंडिडेट को क्या फ़ायदा है? मेल कैंडिडेट को फ़ायदा ये है कि सीटें रिजर्व नहीं होने से ज़्यादा उम्मीद बनती है मेल कैंडिडेट के सिलेक्शन की, यानी एक तरह से प्रत्यक्ष रूप से मेल कैंडिडेट को फ़ायदा मिल रहा है। हालांकि जब महिला कैंडिडेट नहीं मिलती है तब भी वो सीट मेल कैंडिडेट के द्वारा ही भरी जाती है, लेकिन इतनी महिलाएं मिल सकती है। इसलिए क्या हुआ कि इनको कोई अलग से रिजर्वेशन नहीं दिया, तो प्रत्यक्ष रूप से मेल कैंडिडेट को ये फ़ायदा हुआ। अगर महिलाएं पोल पर नहीं चढ़ सकती, ये वो अगर आपका ओपिनियन है, तो आप कोई फिजिकल टेस्ट रख सकते हो, वहाँ उनको डिस्क्वालीफाई करके बाहर कर सकते थे। कई सारे ऑप्शन हैं। प्रत्यक्ष रूप से कोई आरक्षण नहीं रखा गया। मुझे नहीं लगता कि ये सही न्याय है। आपका इस पर क्या मानना है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। दूसरा पॉइंट है पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी जो दिव्यांग व्यक्ति है। बेंचमार्क डिसेबिलिटी का मतलब होता है 40% या इससे ज़्यादा आप दिव्यांग हैं, यानी आपके शरीर में
फिजिकली कोई ना कोई कमी है। अगर 39% है तो आप एलिजिबल नहीं हो, मतलब 40% या उससे ज़्यादा आप में विकलांगता, दिव्यांगता होनी चाहिए, आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन टेक्निकल हेल्पर भर्ती में केवल और केवल ध्यान रखना एच को लिए। एच का मतलब है हार्ड ऑफ हियरिंग, मतलब जिसको सुनने में प्रॉब्लम है, जिसको ऊंचा सुनाई देता है, हार्ड ऑफ हियरिंग का मतलब यही होता है, केवल उसी को लिया जाएगा। ठीक है, यानी अगर आप फिजिकली और जैसे किसी का हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है मान लीजिए, या कोई और प्रॉब्लम है, तो उसको इन्होंने नॉट एलिजिबल कर रखा है। तो इस तरह के दिव्यांग व्यक्ति भी जो है वो भी किसी अच्छे से सजेशन लेवे कि वो क्या कर सकते हैं। ज़रूर मुझे लगता है उनको भी अपना हक मांगना चाहिए, क्योंकि दिव्यांग तो देखो दिव्यांग ही होता है। हार्ड ऑफ हियरिंग का क्या मतलब हो, हाँ मान लिया कि एक दिव्यांग से आप वही बात पोल नहीं चढ़ा सकते, उसको ट्रांसफॉर्मर नहीं चढ़ा सकते, लेकिन सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। ठीक है, और एक दिव्यांग पर आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। 2 बातें हो गई। आज का तीसरी जो चर्चा मैं करने जा रहा हूँ वो है सर्टिफिकेट को लेकर। ठीक है, सबसे पहला सर्टिफिकेट मैं बता रहा हूँ आपको EWS के बारे में, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो होता है ना वो। ठीक है, आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं, ध्यान रखना एक स्पष्ट लाइन लिखी हुई है कि EWS सर्टिफिकेट प्रियर टू द एप्लीकेशन ईयर, प्रियर ईयर ऑफ द एप्लीकेशन ईयर, यानी जिस वर्ष में फॉर्म भरवाया जाता है उससे पहले वर्ष का होना चाहिए। ये फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से चलता है। फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च तक होता है, यानी एक अगला वर्ष होता है, एक पहला वर्ष होता है। जैसे अभी का मैं एग्जांपल दूं तो अभी अपना वर्ष चल रहा है 21-22, क्योंकि 31 मार्च 2022 को ख़त्म होगा, अप्रैल 2021 में शुरू हुआ था। तो आपका जो सर्टिफिकेट है EWS वो 2020-21 का बना हुआ होना चाहिए, वो चलेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि कुछ बच्चों ने 2020-21 में बनवाया ही नहीं बनवाया, तो अब बनवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, होना चाहिए। ठीक है, लाइन स्पष्ट लिखी है। हो सकता है पहले वाले साल में आपने नहीं बनवाया था, गलती कर दी, हो सकता है वो माने ही ना, एक्सेप्ट ना करे, लेकिन बाद की बात है, बनवाना ज़रूर है। अगर इस साल का बना हुआ है दी बेस्ट ऑप्शन है, इस साल का भी बनवाना है, बनवा के रखो ताकि ज़रूरत पड़े तो भी। हालांकि 2 महीने बचे हैं इस साल के, उसके बाद 2022-23 शुरू हो जाएगा, लेकिन हर साल बनता है, अप्रैल में बनवा लिया करो, पूरे साल काम आता है। अब आ जाओ कास्ट सर्टिफिकेट में OBC, SC और ST वाले। दोस्तों जिस तरह से मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेज आए और फ़ोन कॉल्स आए ना, कुछ बोल रहे हैं जी 3 साल पुराना है, पिछली भर्ती वाला ये जी। भाई जहाँ तक मेरा मानना होता है ना कि कास्ट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी ओनली 6 मंथ होती है, इसलिए एक छोटा सा सजेशन देना चाहूँगा कि नया बनवा लेना। पुराना है उसको भी पास में रखो, लेकिन नया बनवाओ। जो फ्रेश चीज़ है बिल्कुल फ्रेश होती है और उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम नहीं आती। उसका एक बेनिफिट क्या मिलता है कि लेटेस्ट होता है ना, तो सबके पास रिकॉर्ड रहता है भाई 2022 में किसी ने बनवाया है, 2023 में उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के लिए आएगा नगर पालिका में, नगर परिषद में, तहसील में, तो वो जल्दी वेरीफाई होगा, आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं तो अब 2018 का कास्ट सर्टिफिकेट आपने लगा दिया, 4 साल के डेटा भाई नगर पालिका में लोग ढूंढते तक नहीं है, तहसील में कोई ढूंढता तक नहीं है, तो वो यहाँ पड़ा रहेगा, यहाँ से वेरिफिकेशन होकर जाएगा ही नहीं, सर्विस में रेगुलर होने में प्रॉब्लम आएगी। तो ये चीज़ें आगे की तरफ से सोच करके भी देखा करो थोड़ा सा, जहाँ तक मुझे लगता है बहुत फ़ायदे में रहेगा। सबसे बड़े ये 4 सवाल ही थे, 2 क्वेश्चन और रह गए। मेरिट कैसे बनेगी तो ये फॉर्म का लिंक ओपन होने के बाद बताऊंगा।
एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, इसका एक लेटेस्ट वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगा। ठीक है, ये थे मेरे ओपिनियन इन सब पर। ठीक है, आपका क्या मानना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ख़ास तौर से महिला वालों के लिए, क्योंकि जब वो ट्रांसफार्मर रिप्लेस होता है ना हाइट पर, तो उसका डेटा लेने के लिए एक अफसर जाता है, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, और उसमें महिला होती है। जब एक महिला अभ्यर्थी ऊपर चढ़ करके इंस्पेक्शन करके उसकी डेटा लिख सकती है तो काम क्यों नहीं कर सकती। ठीक है, बाकी आपका क्या मानना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरे विचारों से सहमत हो तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ऐप डाउनलोड ज़रूर कर लेना।